सुनो, अभी तक हमने पढ़ा कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 17। लेकिन महमूद गजनवी ने जब भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे तो उस समय उसके आक्रमण का जो उद्देश्य था वो केवल लूटपाट करना और धन एकत्रित करके गजनी लेकर जाना था। गजनी कहां पर पड़ता है? अफगानिस्तान। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनो, एक ऐसा आक्रमणकारी जिसके एक गलती, भारतीय राजाओं की एक गलती के कारण पूरा इतिहास में परिवर्तन हो गया, और एक ऐसा युद्ध जिसमें कहते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध, इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तनकारी युद्ध। भारत में कैसे मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई, मोहम्मद गौरी कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, किस प्रकार गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, तुगलक वंश, सैयद वंश, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये सब कैसे आए। तो आज की क्लास इन सब चीजों पर रहेगी। और कौन थे महाराणा प्रताप, किस प्रकार महाराणा प्रताप युद्ध में हार जाते हैं, किस प्रकार षड्यंत्र होता है, सारी जानकारी आपको इस क्लास में सुनने के लिए मिलेगी। तो आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेकर चलता हूं, और पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि महमूद जो गजनवी था इसने कितनी बार भारत पर अटैक किए थे? 17। तो आपको ये चीज भली भांति पता है मेरे दोस्त की। मैपिंग को थोड़ा जूम करते हैं, दिखाई दे रहा है मैप? हमको उधर से कोई मतलब नहीं है, इधर बस इधर ध्यान दीजिए आप, ठीक है? इतने क्षेत्र पर हमको ध्यान रखना है। आप ये जो क्षेत्र देख रहे होंगे भली भांति, इसे हम कहते हैं अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के बाद अगर ये वाले क्षेत्र की हम बात करें तो ये था हमारा उस समय का अखंड भारत। क्या था उस समय का हमारा? ये था उस समय का हमारा अखंड भारत, ठीक है? तो ये अखंड भारत था। यहां पर अगर हम बात करें कि महमूद गजनवी ने यहां से खैबर दर्रे से, जो अब खैबर दर्रा किस किस के बीच में है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। खैबर दर्रे से भारत के ऊपर अटैक किए, 17 बार अटैक किए, और भारत की बहुत सारी संपत्ति को लेकर चला गया। एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन चुका था, गजनी साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? गजनी। गजनी साम्राज्य कहां पड़ता है? अफगानिस्तान। लेकिन जब महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है, किसकी मृत्यु हो जाती है? लेकिन जब किसकी मृत्यु हो जाती है? महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। इस हिस्से से जब महमूद गजनवी मर जाता है तो आसपास के जो तुर्की लोग थे वो महमूद गजनवी के एम्पायर के ऊपर क्या करने लगते हैं? अटैक। जो महमूद गजनवी था, जब महमूद गजनवी की 1030 में मृत्यु हुई, तो 1030 में मृत्यु होने के बाद गजनवी साम्राज्य के ऊपर आसपास के तुर्की छोटे छोटे आक्रमणकारी इसके साम्राज्य के ऊपर अटैक करते हैं, और गजनवी साम्राज्य का पूरी तरीके से क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। अब गजनवी साम्राज्य पूरी तरह से जब खत्म हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है, तो उस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में एक राजनीतिक शून्यता आ जाती है कि भाई अब क्या होगा, अब अगला राजा कौन आएगा शक्तिशाली, अब अगली सत्ता किसकी होगी? तो राजनीतिक शून्यता आ जाती है। इस समय पर इस क्षेत्र में दो बड़े साम्राज्य का उदय होता है। ये ईरान जो आप देख रहे होंगे, इस ईरान वाले क्षेत्र में एक बड़े साम्राज्य का उदय होता है जिसे हम कहते हैं ख्वारिज्म साम्राज्य। कौन सा? ख्वारिज्म साम्राज्य। ख्वारिज्म साम्राज्य का उदय होता है कहां पर? ईरान में। और उसी समय पर इस महमूद गजनवी के जो राजधानी थी गजनी, गजनी वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक? अफगानिस्तान की राजधानी आज क्या है? काबुल। उस समय क्या थी? गजनी। तो गजनी साम्राज्य का तो अंत हो चुका है, यहां पर तो कोई राजा है नहीं। तो अब कहानी क्या होगी? इस एरिया पर गजनी के ऊपर अटैक मारता है कौन? अलाउद्दीन गोरी। अलाउद्दीन गोरी, ये नाम सुनिएगा, अलाउद्दीन गोरी। अलाउद्दीन गोरी कौन था? अलाउद्दीन गोरी महमूद गजनवी के साम्राज्य में गवर्नर के पद पर था। किस पद पर था? गवर्नर। तो गवर्नर के पद पर था। महमूद गजनवी की जब डेथ हो जाती है तो ये गवर्नर अलाउद्दीन गोरी गजनी पर अटैक करता है और गजनी को जीत लेता है। तो इस प्रकार गजनी जो साम्राज्य है, गजनी जो साम्राज्य है, यहां पर एक वंश की स्थापना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? गौरी साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? गौरी साम्राज्य। अब मेरे भाई ध्यान से सुनिए, गौरी साम्राज्य कौन सा साम्राज्य? गौरी साम्राज्य अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में है। और ईरान में कौन सा साम्राज्य है? ख्वारिज्म। कौन सा साम्राज्य है? यहां पेन का कलर चेंज करेंगे, वापस वही गुलाबी रखते हैं, ठीक है? यहां पर कौन सा साम्राज्य आ गया? ख्वारिज्म साम्राज्य। ख्वारिज्म साम्राज्य, ठीक? तो ये बहुत बड़ा एम्पायर था, ये छोटा एम्पायर था। तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन गोरी का एक छोटा भाई था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। क्या नाम था? तो अलाउद्दीन गोरी गजनी पर सत्ता स्थापित करने के बाद, सुल्तान बनने के बाद, अपने भाई मोहम्मद गौरी से बोलता है कि अब एक काम कर छोटे, तू यहां पर संभाल, मैं जा रहा हूं लड़ने के लिए। किससे? ख्वारिज्म साम्राज्य से। किस साम्राज्य से? ख्वारिज्म साम्राज्य से। और अलाउद्दीन गोरी यहां पर अपने भाई को बिठाल के अगली लड़ाई के लिए चला जाता है। उसका सोचना यह रहता है कि अगर मैं ये हिस्सा जीत लेता हूं तो ये पूरी रियासत का जागीरदार मैं खुद हो जाऊंगा।
मेरा हो जाएगा। तो यही बात मोहम्मद गोरी ने बोल दी कि बड़े भाई आप जाओ। लेकिन अलाउद्दीन गोरी जब यहां पर आक्रमण करने गया, बहुत सारी सेना लेकर गया। तो सेना कोई फ्री में तो जाती नहीं है, सेना को क्या चाहिए होता है? पैसा। तो अलाउद्दीन गोरी ने मोहम्मद गोरी से बोला कि इस क्षेत्र से जितना भी धन दौलत आएगा वो तुम मुझे भेजना, ताकि मैं सेना का खर्चा उठा सकूं और मेरी सेना को खाने पीने की व्यवस्था कर सकूं। तो मोहम्मद गोरी ने बोला कि ठीक है बड़े भाई आप जाओ। और मोहम्मद गोरी यहां पर गद्दी पर बैठ जाता है कब? 1173 ईस्वी में। कब बैठ जाता है? 1173। तो बताएं मोहम्मद गोरी गजनी की गद्दी पर कब बैठा? 1173। अब आपसे पूछे मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या था? तो मोहम्मद गोरी का पूरा नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। क्या नाम था? मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद गोरी का नाम था। अब भैया ये तो चला गया अलाउद्दीन गोरी यहां लड़ने के लिए, और जो मोहम्मद गोरी रहा वो यहां गद्दी पर बैठा। अब मोहम्मद गोरी आसपास के इलाके में आक्रमण करेगा। क्यों करेगा आक्रमण? बताओ क्या चाहिए? पैसा। और पैसा किसे भेजना है? अलाउद्दीन गोरी को। तो ये 100% दोनों भाई इस बात से सहमत थे कि हम यहां पर ईरान के ख्वारिज्म साम्राज्य को हरा के और वहां के सुल्तान बन जाएंगे। लेकिन इसी क्रम में अलाउद्दीन गोरी खैबर दर्रे से पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों पर अटैक कर रहा था और आसपास के क्षेत्रों से पैसा इकट्ठा करके कहां भेज रहा था? कहां भेज रहा था? अपने बड़े भाई अलाउद्दीन गोरी के पास। अब गोरी यहां पर, अलाउद्दीन गोरी जब यहां पर जाता है लड़ाई के लिए, तो ख्वारिज्म के लोग अलाउद्दीन गोरी को पकड़ते हैं और बहुत मारते हैं, इसकी पूरी सेनाएं खत्म कर देते हैं। जब ये बात पता चलती है मोहम्मद गोरी को, तो मोहम्मद गोरी को समझ में आता है कि भाई इस क्षेत्र की तरफ तो मुझे मेरा प्रतिबंध लग गया है, यहां तो मैं जा नहीं सकता लड़ने के लिए। तो अब मोहम्मद गोरी क्या करेगा? इसी क्षेत्र पर अटैक करने का प्रयास करेगा। और एक बात और उसके दिमाग में आएगी कि अब भाई वापस आएगा तो मुझसे ये वाला हिस्सा छीन लेगा, तो मुझे मेरा नया साम्राज्य स्थापित करना पड़ेगा। तो इसी क्रम में मोहम्मद गोरी भारत के ऊपर अटैक करता है। सन 1175 में पहला आक्रमण करता है किस पर? मुल्तान। और मुल्तान कहां पड़ता है? पाकिस्तान। तो मोहम्मद गोरी कहां जाता है? पाकिस्तान। और यहां आके यहां का सम्राट बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। 1175 में पहली बार मोहम्मद गोरी ने भारत पर अटैक किया। कौन सी जगह पर? मुल्तान, जो वर्तमान में कहां पड़ता है? पाकिस्तान। मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी ने यह सोचा कि भैया क्यों ना एक काम करें, ये वाला जो क्षेत्र रहा जिसे हम कहते हैं गुजरात, यहाँ के राजा थे चालुक्य राजा, चालुक्य वंश के राजा। इनका नाम क्या था? भीमद्वितीय, जिन्हें हम और किस नाम से जानते हैं? मूलराज द्वितीय। किस नाम से जानते हैं? मूलराज द्वितीय। तो भीमद्वितीय या मूलराज द्वितीय जो गुजरात के रहे, है ना, यहां पर अटैक मारता है मोहम्मद गोरी। कौन मारता है? मोहम्मद गोरी। लेकिन जब यहां पर अटैक होता है तो मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय मोहम्मद गोरी को पकड़ के बेहिसाब मारते हैं। और इतना मारते हैं कि मोहम्मद गोरी अपने जीवन काल में, मोहम्मद गोरी तो छोड़ो, पूरे गुलाम वंश की किसी की हिम्मत नहीं हुई कि गुजरात वाले क्षेत्र पर अटैक कर दें। उस समय यहाँ का जो क्षेत्र रहा उसका नाम था माउंट आबू। वर्तमान में माउंट आबू राजस्थान में है, लेकिन उस समय कहां आता था? गुजरात। कहां आता था? गुजरात। तो बहुत बुरा पिटता है कौन? मोहम्मद गोरी, और वापस भाग जाता है मुल्तान। और मुल्तान वाले क्षेत्र के पास में इसका कौन सा हिस्सा है? गजनी, अफगानिस्तान। वापस भाग जाता है। लेकिन अब मैं आपको स्लाइड पर लेकर चलता हूं, मैपिंग को हम यहीं छोड़ते हैं। चलिए, तो अपन हाथ से मैप बनाएंगे और देखेंगे। ये रहा आपका प्यारा सा भारत। उस समय हमारा जो भारत रहा बेटा, ये अखंड भारत था। कैसा भारत था? अखंड। तो ये रहा आपका कौन? पाकिस्तान। और इसके ऊपर कौन पड़ता है? अफगानिस्तान। अब मोहम्मद गोरी, अब कौन होगा? ठीक है, चलिए। अब मोहम्मद गोरी क्या बोलेंगे? मोहम्मद गोरी भारत पर अटैक मारता है। और भारत पर जब अटैक मारता है तो भारत के राजस्थान वाले क्षेत्र में, जैसे हम क्या बोलते हैं, अजमेर, यहां के शासक रहे पृथ्वीराज सिंह चौहान। कौन रहे? पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में पहले सुन लीजिए मेरे भाई। पृथ्वीराज चौहान कौन थे? पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की संस्थापक
अनंगपाल सिंह तोमर। कौन बेटा? अनंगपाल सिंह तोमर। अनंगपाल सिंह तोमर जो दिल्ली के संस्थापक थे, वर्तमान में दिल्ली देश की राजधानी है। अनंगपाल सिंह तोमर की एक लड़की थी जिसका नाम था कर्पूर देवी। क्या नाम था? कर्पूर देवी। और कर्पूर देवी की शादी होती है पृथ्वीराज चौहान के पिता जिनका नाम था सोमेश्वर से। किससे होती है? सोमेश्वर सिंह चौहान से शादी होती है किनकी? कर्पूर देवी। कर्पूर देवी कौन थी? अनंगपाल सिंह तोमर की लड़की। तो जब यहां पर तोमर साम्राज्य था, बड़े बड़े तोमरों के राजा थे आसपास के क्षेत्र में, ठीक। तो यहां पर तोमर साम्राज्य जो है, चौहान साम्राज्य जो है, इनमें रिश्तेदारी हो जाती है। अब अनंगपाल सिंह तोमर का नहीं होता है कोई लड़का। क्या नहीं होता है? कोई लड़का। तो अनंगपाल सिंह तोमर सोचते हैं कि मैं अपनी गद्दी पर किसे बिठा दूं? पृथ्वीराज चौहान को बिठा दूं। किसे बिठा दूं? पृथ्वीराज चौहान। क्यों? क्योंकि अभी कई पुस्तकों में आपको देखने के लिए मिलेगा कि इनकी एक और लड़की थी जिसकी शादी जयचंद के पिता से हुई थी जो उत्तर प्रदेश में राजा थे। इन बातों की पुष्टि अभी तक नहीं हुई, छोड़िए उन बातों को। पृथ्वीराज चौहान से कहते हैं कि आपको दिल्ली का शासन संभालना है। अनंगपाल सिंह तोमर को पृथ्वीराज चौहान ने प्रभावित किया था। कारण क्या था? पृथ्वीराज चौहान एक बार जब सैर करने के लिए गए तो जंगल में इनके पीछे शेर, जिसे हम जंगल का राजा कहते हैं, ये पड़ गया। इनके पास उस समय शस्त्र उपलब्ध ना होने के कारण, क्योंकि शस्त्र इनके रथ में थे और इनका रथ इनके पैदल घूमते समय थोड़ा सा दूर था, उसी समय पर जब शेर इनके ऊपर अटैक करता है तो बिना शस्त्र के ये जंगल के राजा शेर को दोनों हाथों से पकड़ के उसका जबड़ा क्या कर देते हैं? फाड़ देते हैं। पराक्रम और ताकत इतनी थी पृथ्वीराज चौहान ने, जिसके कारण आज इतिहास में इनका नाम है। तो सोमेश्वर प्रथम के बेटे पृथ्वीराज चौहान जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो राजा बन जाते हैं कहां के? दिल्ली के। तो इस क्षेत्र से, यहां पर ध्यान रखिएगा, राजस्थान से लेकर पूरा पंजाब, राजस्थान से लेकर पूरा पंजाब और पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश की कुछ तहसीलें और गुजरात का उत्तर पूर्वी हिस्सा इस क्षेत्र में, और पाकिस्तान का भी सटीक इलाका जिसे हम कहते हैं, इस क्षेत्र पर किस वंश का शासन होता है? चौहान वंश। कौन होते हैं यहाँ के राजा? पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान चूंकि दिल्ली के भी राजा थे, अजमेर के भी राजा थे, इनके ऊपर नजर पड़ती है मोहम्मद गौरी की। और मोहम्मद गौरी को कुछ लोग कहते हैं कि सुल्तान, अगर आपने धन देखना है, अगर शोहरत देखना है, पैसा देखना है, सोना चांदी जवाहरात देखना है, तो भारत चलो। कहां चलो? भारत। तो मोहम्मद गौरी कहता है कि भारत तो हम गए, लेकिन उस क्षेत्र तक वो पहुंच नहीं पाए जहां पर ये चीजें थी। बहुत अम्भोर पैसा, भयानक तरीके से गोदाम में भरे हुए सोने और चांदी जवाहरात के एकदम भंडार। मोहम्मद गौरी धन के लालच में कहां पर आक्रमण करता है? पृथ्वीराज चौहान के पास। किसके पास? पृथ्वीराज चौहान। पहले तो वो उनका ऐश्वर्य और धन देखकर मोहम्मद गौरी एकदम पागल हो जाता है कि क्या पैसा है, एकदम पैसा। और जब आक्रमण होता है मोहम्मद गौरी का, उस समय पृथ्वीराज चौहान तराइन का प्रथम युद्ध, कौन सा युद्ध? तराइन का प्रथम युद्ध लड़ते हैं। और किस जगह पर होता है? हरियाणा के पास। कहां पर होता है बेटा? हरियाणा के। दिल्ली थोड़ी सी ऊपर बना दी है, हल्की सी नीचे कर लेना, और उस जगह पर क्या जाएगा? हरियाणा। ठीक है, मैपिंग में पॉइंट इधर उधर हो जाते हैं क्योंकि हम बोर्ड के जस्ट साइड में रहते हैं तो दिखाई नहीं देता, देखने के लिए बिल्कुल सामने आना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस तरफ से दिखा रहे हैं तो हम इधर उधर नाम सही ले रहे हैं, हरियाणा। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कि हरियाणा का एक क्षेत्र पड़ता है तराइन। इस क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई होती है किससे? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान के सामने मोहम्मद गौरी जैसे ही आता है, पृथ्वीराज चौहान शुरुआत में तो बहुत मजाक मस्ती करते हैं मोहम्मद गौरी के साथ। मोहम्मद गौरी बोलता है कि कैसा ये राजा है, ये मजाक कर रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि युद्ध चल रहा है। तो उसके जो सिपह सालार होते हैं, उसके जो वजीर होते हैं, वो समझाते हैं कि ये राजपूत सम्राट है, ये मजाक मजाक में कब खत्म कर देगा गौरी पता नहीं चलेगा, सीरियसली ले लेना। और वही होता है, मोहम्मद गौरी को पलक झपकते से महाराणा प्रताप बंदी बना के अपने कदमों में गिरा देते हैं। और मोहम्मद गौरी को जब पता चलता है कि भाई अब जान पर बन आई है, तो पृथ्वीराज चौहान के सामने दोनों हाथों को ऐसे जोड़कर और बोलता है कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। पृथ्वीराज चौहान के हाथ में उनकी तलवार होती है, और पृथ्वीराज चौहान के बहुत सारे जो वजीर रहे, बहुत सारे जो सेनापति वगैरह रहे, वो सब बोले कि मार दो इसको, यही खत्म करो। लेकिन पृथ्वीराज चौहान बोले ये निशस्त्र है, इसके हाथ में क्या नहीं है? शस्त्र नहीं है। और राजपूत
निशस्त्र के ऊपर वार नहीं करता। यही चीज का फायदा उठा के मोहम्मद गौरी दो काम और करता है कि राजपूत मतलब रक्षक, राजपूत शब्द का मतलब क्या है? रक्षक, वो रक्षा करते हैं। तो ये क्या बन जाता है? गाय बन जाता है, और अपने दोनों हाथ और पैरों के माध्यम से नीचे अपन चलते थे ना बचपन में, क्या वो घुटैयल चलते थे, ऐसा बन के और मुंह में घास उचका के और मुंह में घास रख लेता है और पृथ्वीराज चौहान से बोलता है मोहम्मद गौरी कि मैं गाय हूं, मैं तुम्हारी गाय हूं और तुम गाय पर शस्त्र उठाओगे। पृथ्वीराज चौहान बोलता है कि तुझसे क्या ही लड़े, तुझसे क्या ही लड़े, तू एक काम कर, तू जा। सब बोलते हैं कि इसको खत्म कर दो। यहां मोहम्मद गौरी को नहीं मारते हैं पृथ्वीराज चौहान, और इसी तरह से पृथ्वीराज रासो, एक किताब है जिस किताब के लेखक है चंदवरदाई। चंदवरदाई कौन? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंदवरदाई उस किताब में लिखते हैं कि 17 बार, कितनी बार? 17 बार मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, और पृथ्वीराज चौहान हर बार उसे मारते हैं और हर बार उसे लात मार के बाहर भगा देते हैं और बोलते हैं कि तू काहे आक्रमण करता है, जरूरत क्या? समझ गए कि नहीं? तो यहां पर एक बात सुनिएगा जरा ध्यान से कि अगर मैं आपसे बोलूं कि पृथ्वीराज चौहान के जीवन में यहां पर आता है टर्निंग पॉइंट। कैसा टर्निंग पॉइंट? क्योंकि यहां उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में एक और राजपूत राजा जिसे हम बोलते हैं जयचंद, इसका शासन होता है। ये यहाँ का राजा होता है, ठीक है। वाराणसी की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश कन्नौज वाले क्षेत्र में। तो जयचंद का शासन होता है। जयचंद किस वंश के थे? जयचंद गढ़वाल वंश, जिसे हम राठौर वंश के नाम से भी जानते हैं। जयचंद होती है जिसका नाम होता है संयोगिता। क्या नाम होता? एक उस समय विशेष प्रकार के आयोजन वगैरह होते थे। तो संयोगिता और उसकी सहेलियां उस आयोजन में भाग लेने के लिए जाती हैं, और उस आयोजन में बड़े बड़े पेंटर जो चित्रकार होते हैं वो अपनी पेंटिंग वगैरह ऐसा लगा देते हैं सामने। तो सहेलियां पूरी और संयोगिता जब एक पेंटिंग को देखती हैं, जब पर्दा हटाया जाता है उस पेंटिंग में, तो उसको देखकर ही पूरी सहेलियां कहते हैं कि उस पेंटिंग की ही चमक देखकर सहेलियां बेहोश गिर जाती हैं। मतलब बेहोश तो पूरी तरीके से गिरती तो नहीं है, लेकिन उस स्थिति में पहुंच जाती हैं कि यार क्या सौंदर्य है। और वो तस्वीर किसकी होती है? पृथ्वीराज चौहान। तो संयोगिता मन ही मन उन्हें क्या दे बैठती हैं? अपना दिल दे बैठती हैं और कहती हैं कि अब जिंदगी रहेगी तो तुम्हारे लिए ही रहेगी। संयोगिता जब पृथ्वीराज चौहान से प्रेम कर बैठती हैं तो यह जानकारी संयोगिता की सहेलियां पृथ्वीराज चौहान तक पहुंचाती हैं। आगे चल के यह जानकारी पहुंचती है किसके पास? जयचंद के पास। चूंकि आपस में ही बगल बगल में ही दोनों का साम्राज्य था, नोक झोंक चलती रहती थी। बहुत सारी कहानियां हैं इसके पीछे, क्योंकि देखो भाई इतिहास में जो एग्जामिनर होते हैं वो भी क्वेश्चन ये थोड़ी बनाते हैं कि संयोगिता कौन थी और यहाँ प्रेम संबंध क्या था। वो तो केवल क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट की बात करेंगे, तो वही मुझे आपको पढ़ाना भी है, क्योंकि आपका समय खराब हो जाएगा। ये सारी कहानियां बड़ी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं इतिहास की। बड़े बड़े सम्राट हुए पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। इनके बारे में हम आपको फिर कभी बहुत विस्तार से बताएंगे। तो कहानी ये होती है कि जयचंद को जब ये बात का पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता पसंद करती है, तो पृथ्वीराज चौहान से शादी ना हो सके, इसलिए जयचंद संयोगिता से बोलते हैं कि हम तुम्हारा जल्द से जल्द स्वयंवर करेंगे, पृथ्वीराज चौहान को तुम भूल जाओ। बड़े बड़े राजा उस स्वयंवर में पहुंचते हैं और संयोगिता के हाथ में माला दी जाती है और कहा जाता है कि संयोगिता, जिस राजा को तुम पसंद करती हो उसके गले में हार डाल दो, वो तुमसे शादी करेगा और तुम उसकी धर्म पत्नी बनोगी। संयोगिता, चूंकि उस समय पर जयचंद्र अपने दरबार के बाहर पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए इस प्रकार से एक मूर्ति भी स्थापित करता है। संयोगिता जाती हैं और उसी मूर्ति के ऊपर क्या डाल देती हैं? माला डाल देती हैं और कहती हैं कि मैंने अपना वर इन्हें चुना। जयचंद्र को भयानक गुस्सा आता है, चूंकि एक दिन पहले ही संयोगिता खत लिख चुकी होती है पृथ्वीराज चौहान को कि कल मेरा स्वयंवर है और आपको आना है। पृथ्वीराज चौहान खत पढ़कर अपने घोड़े पर बैठते हैं और भरे दरबार में उसी समय पर पहुंच जाते हैं। किसके पास? संयोगिता के पास। भरी सेना में पृथ्वीराज चौहान जाकर बोलते हैं अपने घोड़े पर बैठते हुए कि भाई ये देखो, यहां पर संयोगिता ने मेरी मूर्ति पर माला डाली है, अर्थात ये मेरी पत्नी हुई। और ऐसा हाथ देते हैं और संयोगिता को अपने
घोड़े पर बिठा लेते हैं। सैनिक आते हैं, सैनिकों से पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि अगर तुमने जरा सा भी स्पर्श कर दिया मेरे घोड़े को, मुझे या संयोगिता को, यह समझ लेना पृथ्वीराज चौहान की तलवार से तुमने अपना हाथ लगा दिया है। भाई देखो, बड़े बड़े सैनिक और सेनापति पृथ्वीराज चौहान के सामने थरमार कपते थे। पृथ्वीराज चौहान मारकाट करते हुए संयोगिता को लेकर निकल जाते हैं, कहां? अपने प्रदेश। लेकिन इस चीज का जयचंद को बहुत बुरा लगता है और जयचंद क्या करता है, आगे जाकर मोहम्मद गोरी के पास पहुंचता है और मोहम्मद गोरी से कहता है कि तुम जो दुश्मनी कर रहे हो वो पृथ्वीराज चौहान है और मेरी भी जो दुश्मनी है वो किससे है? पृथ्वीराज चौहान से। और दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त। मैं तुम्हें पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने की सहमति देता हूं और तुम्हारा साथ भी दूंगा, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप जीतो तो दिल्ली की गद्दी पर मैं बैठूं। ये बात कहता है जयचंद। मोहम्मद गोरी कहता है ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को जब पता चलता है कि यार देखो मोहम्मद गोरी फिर आ रहा है आक्रमण करने के लिए, तो पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं कि इतनी दफा तो मार चुके उसे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस चीज का होता है कि भारत की सीमाओं का मैं अकेला रक्षा कर रहा हूं। मैं चाहता तो पूरे भारत को जीत सकता था और तुझे भी हरा सकता था जयचंद, तेरे शासन को अपने शासन में मिला सकता था। लेकिन ये बाहरी आक्रमणकारियों से सबसे बड़ी दुविधा उस समय ये थी कि ये जो अटैक होता था इस दिशा से, गोमल और खैबर दर्रे से, तो सर्वाधिक अटैक इसी दिशा से, सारे अटैक इसी दिशा से हुए, जहां पृथ्वीराज चौहान पूरे देश में बाहरी आक्रमणकारियों को आने से रोक रहे थे और समझा रहे थे सभी शासकों को, सभी राजाओं को कि ये बाहरी, हम आपस में लड़ रहे हैं कोई बात नहीं, बाहरी आक्रमणकारी नहीं आना चाहिए, अगर वो आते हैं तो तुम्हें मिलकर लड़ना है। पृथ्वीराज चौहान ने सबसे सहायता मांगी, लेकिन उस समय जयचंद्र ने सहायता किससे की? मोहम्मद गौरी की। तो पृथ्वीराज चौहान को इस बात से आघात लगा कि ये तुमने गलत किया। और तुम्हें पता है राजपूत कैसे लड़ते हैं, इस बात की जानकारी जयचंद्र के पास अच्छे से थी कि राजपूतों की लड़ाई कैसी होती है। तलवारों को वो बोलते हैं मां भवानी, और मां भवानी जब निकलती है, तलवार जब राजपूतों की निकलती है, तो जब तक उसमें रक्त न चढ़े वो मयान में वापस नहीं जाती, ये उसूल होता है उनका। तो जयचंद को सारी रणनीति पता थी पृथ्वीराज चौहान की, और जयचंद जाकर मोहम्मद गोरी को बता देता है कि युद्ध किस तरह से करना है। और युद्ध किस तरह से करना है, युद्ध की शुरुआत होती है 1192 में, फिर युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। और इस तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना लड़ रही है, लाखों की सेना, मोहम्मद गोरी की 1,20,000 सैनिक लेकर आया था वो उस समय, ठीक। और उसी के साथ जयचंद की भी बड़ी मात्रा में सेना, जब ये मिल जाती है तो इनकी सेना का 4 गुना ज्यादा बल हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान की सेना छोटी पड़ जाती है। लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान लड़ाई लड़ते हैं और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को शाम ढलने तक हरा चुके होते हैं। लेकिन राजपूतों की कई सारी, राजपूत अगर हारे तो अपने उसूलों के कारण हारे कि हम सूर्यास्त के पश्चात आक्रमण नहीं करेंगे, हम बच्चों पर, महिलाओं पर, ब्राह्मणों पर अपने शस्त्र नहीं चलाएंगे, हम लड़ेंगे तो सामने की लड़ाई लड़ेंगे, तुम्हारे पास शस्त्र नहीं होगा तो हम तुम पर शस्त्र नहीं चलाएंगे। ये गजब की लड़ाई, फिलोसॉफिकल लड़ाई लड़ते थे। इस चीज का अच्छे से जानकारी थी किसके पास? मोहम्मद गौरी के पास। मोहम्मद गौरी को पता है कि शाम के समय चौहान लड़ाई नहीं लड़ेगा, शस्त्र नहीं उठाएगा, वर्जित है, और युद्ध का उस समय नियम भी थे। लेकिन मोहम्मद गौरी को केवल एक चीज चाहिए थी, जीत। मोहम्मद गौरी क्या करेगा? मोहम्मद गौरी पूरे दिन के समय चौहान के ऊपर अटैक करता है। चौहान ऑलमोस्ट हरा चुके होते हैं, शाम ढलती है, और उससे पहले मोहम्मद गौरी अपनी सेना की 5 टुकड़ियों को आराम कर, खिला पिल्ला के आराम से बिठालता है कि रात को तुम्हें अटैक करना है। जब चौहान की सेना घाव से ग्रस्त होकर, हर तरह के तकलीफों से क्या बोलते हैं, हर प्रकार के, किसी का हाथ कटा है, गला कटा है, छाती में खंजर लगा है, वो जब अपने मरहम पट्टी कर रहे होंगे, दिन भर की लड़ाई से आराम कर रहे होंगे, उसी समय पर तुम्हें अटैक करना है। और होता भी वही है, रात के समय मोहम्मद गौरी क्या कर देता है? अटैक कर देता है। मोहम्मद गौरी चौहान की सेना के ऊपर जब अटैक करता है, चौहान की सेना सहम जाती है कि यार देखो ये किस प्रकार की गद्दारी है। एक हमारे पृथ्वीराज चौहान थे कि सामने पड़ा है मोहम्मद गौरी लेकिन शस्त्र नहीं उठा रहे हैं, और एक ये है जो रात के समय चोरों जैसे आक्रमण कर रहा है, और पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं और बंदी बना के ले जाते हैं गजनी। कौन? मोहम्मद। इस प्रकार से लड़ाई होती है खत्म और भारत में सत्ता स्थापित होती है मोहम्मद गौरी की। फिर जयचंद कहता है कि भाई एक बात बताओ,
एक बात बताओ, अब दिल्ली की गद्दी मुझे मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मेरी वजह से तुम जीते। मोहम्मद गौरी बोलता है, गद्दार, तू तेरे देश का ना हो सका, तेरे कुल का ना हो सका, अपनी बेटी को तूने विधवा कर दिया, तो तू मेरा क्या होगा? लड़ाई से चालू होती है। 1194 में गंगा जमुना के तट पर उत्तर प्रदेश में एक और युद्ध होता है, जिसे चंदावर का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? चंदावर का युद्ध कहते हैं। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? मोहम्मद गौरी और जयचंद। और जयचंद हार जाता है और जयचंद को वही निस्ते नाबूद करके, इसका कहीं पर किताबों में कुछ मिलता है, कहीं पर कहते हैं कि इसको मार के और लटका दिया गया था। ठीक, और पृथ्वीराज चौहान को कहां ले जाते हैं? गजनी पर बंदी बनाकर गजनी भेज दिया जाता है। और फिर कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, और फिर कहते हैं, अभी तक मैंने जितनी भी बताई इतिहास में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बताया, मैं अपनी लाइन से भटका नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं लाइन से भटक के इनका इतिहास बताऊं तो आप कहोगे कि पृथ्वीराज चौहान अपने आप में एक शासक था। यूं ही राजपूत नहीं बोलते कि पृथ्वीराज चौहान। तो यहां पर पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर जब भेज दिया जाता है, तो पृथ्वीराज चौहान की जो पत्नी होती है संयोगिता, इसके ऊपर तरह तरह के उपहार दिए जाते हैं कि हम अब दिल्ली के राजा हो गए हैं, हम अजमेर के राजा हो गए हैं, अब राजा हम हैं। और इनके किले के ऊपर, संयोगिता के ऊपर और संयोगिता के साथ जितनी छत्राणी राजपुतानी थी, क्योंकि तोमर साम्राज्य भी था, तोमर भी लड़े, चौहान भी लड़े, पूरी राजपूत शक्ति इकट्ठी होकर लड़ी थी, तो ये सब हार जाते हैं। तो पूरी छत्राणियां उस किले के अंदर बंद रहती हैं और मोहम्मद गौरी का जो गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक उस किले को बारूद रख के उड़ाता है, क्योंकि संयोगिता नहीं कहती कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे। और पूरी राजपूत छत्राणी जो महिलाएं थी, उनको पाने के लिए, या उन पर, कहने का मतलब उनको दासी स्वरूप, एक प्रकार का क्या कहते हैं ना, कैदी करने के लिए इनके ऊपर अटैक किया जाता है और कई प्रकार के इनको प्रलोभन भी दिए जाते हैं। लेकिन संयोगिता नहीं कहती, जब किले के ऊपर आक्रमण करते हैं ये लोग, तो वो जल जाती हैं, एक बहुत बड़ा कुंड बनाती हैं और आग जलाती हैं, और कई हजारों राजपूत छत्राणियां वहां पर जाकर सती हो जाती है संयोगिता के साथ। जौहर बोलते हैं इसको। अब कहानी सुनिए। पृथ्वीराज रासो जो बुक है उसमें लिखा हुआ है कि भाई, जब पृथ्वीराज चौहान को 1206 के आसपास, पृथ्वीराज चौहान ऐसे ही नहीं कि बंद कर दिया, पृथ्वीराज चौहान के सेनापतियों ने भी, क्योंकि तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, वो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, तुम्हें बताऊं ही नहीं, क्योंकि तुम पढ़ने के लिए आए हो। जिस समय आपको इतिहास जानना होगा उस समय मैं आपको और गहराई से बताऊंगा। पृथ्वीराज चौहान के सेनापतियों ने हजारों बार पृथ्वीराज चौहान को पकड़ वापस लाने की कोशिश करी। इनके बहुत खास सेनापति थे, जिनको हम बोलते हैं ना, जो खास होता है उसको बोलते हैं वफादार जो होते हैं सेनापति, वो। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो रहे, वो मोहम्मद गौरी के साथ बंदी बन के कारावास में मोहम्मद गौरी ने उन्हें नहीं छूटने दिया। अब 1206 के आसपास चंदवरदाई पहुंचते हैं। चंदवरदाई कौन? पृथ्वीराज चौहान के दोस्त। गजनी पहुंचते हैं और कहते हैं सुल्तान के पास कि मैं भारत से आया हूं। सुल्तान मोहम्मद गौरी कहता है कि भाई, तुम भारत से आए हो, हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, आप लेखक हो। तो लेखनी में मोहम्मद गौरी को चंदवरदाई खुश कर देते हैं और मोहम्मद गौरी खुश हो जाता है। अब मोहम्मद गौरी बोलता है कि तुम लेखक हो, कवि हो, हमारे दरबार में पहली बार आए हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कि मैं तुम्हारे दरबार में एक प्रतियोगिता देखना चाहता हूं, जहां पर सब रहे, बड़े बड़े तीर कमान वाले योद्धा रहे, बड़े तलवारबाजी हो, वहां पर हर प्रकार की प्रतियोगिता हो, एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाओ। ये बात चंदवरदाई कहते हैं मोहम्मद गौरी से। मोहम्मद गौरी कहता है ठीक है, प्रतियोगिता का आयोजन हो। बड़े सिंहासन पर मोहम्मद गौरी बैठते हैं, प्रतियोगिताएं चालू होती है। चंदवरदाई कहते हैं कि सुना है आपके दरबार में एक कैदी भी है पृथ्वीराज चौहान का, उसे भी इस प्रतियोगिता में शामिल करो। अब पृथ्वीराज चौहान की उस समय मोहम्मद गौरी आंख फोड़ चुका होता है। वो कहानी भी सुनिए। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के साकर में बांध के, पूरे हाथ पैर गला पूरा जंजीर में बांध के, और पृथ्वीराज चौहान के सामने मोहम्मद गौरी जाकर कहते हैं कि क्यों चौहान, 17 बार हराए हो, अब कैसा लग रहा है बंदी बन के? चौहान बोले, अरे डरपोक,
ये तो देख लेता कि मैं जंजीर में बंद हूं, जंजीर खोल फिर बताता हूं तुझे। आंखों में आंखें मिला के मोहम्मद गोरी कहता है कि तू आंख में आंख मिला रहा है, अभी भी तुझे पता नहीं मेरी शक्ति का अंदाजा क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं, अबे तू चोर है, तू क्या है, चोर, तुझमें कैसी शक्ति है, अगर तुझमें दम होता तो तू क्या कर देता, हाया ना। ये बात कौन कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान। वो मोहम्मद गोरी कहता है कि तू नजर झुका के बात कर। पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं, नजरें नहीं झुकेंगी गोरी, नजरें नहीं झुकेंगी, तलवार और नजरें ये कभी झुक नहीं सकती राजपूतों की। मोहम्मद गोरी कहता है कि इनकी आंखों में गरम सरिया डाल के फोड़ दिया जाए। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान की आंखों को फुड़वा देता है, कहीं पर लिखा है कि आंखें ही निकलवा देता है। पृथ्वीराज चौहान को कारावास में डाल देता है। कई साल कारावास काटने के पश्चात जब चंद्रबरदाई आयोजन रखते हैं प्रतियोगिता का, तो उस प्रतियोगिता में लाया जाता है पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई आपस में जब मिलते हैं, पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, मित्र तू यहां मरने के लिए कैसे आ गया। चंद्रबरदाई कहते हैं कि मित्र तो मित्र होता है दोस्त। चंद्रबरदाई किस कुल से था, ये भी कौन था, तोमर। चंद्रबरदाई कौन रहे, तोमर साम्राज्य के रहे। प्रतियोगिता में मोहम्मद गोरी कहते हैं कि ये पृथ्वीराज चौहान, उस समय पृथ्वीराज चौहान की हालत नाजुक हो चुकी थी, कई समय से भूखे थे और बेड़ियों में जकड़े हुए बंद थे। मोहम्मद गोरी कहता है पृथ्वीराज चौहान से, बता क्या आता है तुझे। तो चंद्रबरदाई कहते हैं कि हुजूर इन्हें शब्द भेदी बाण चलाना आता है, कि कहीं से शब्द अगर निकाल दिया तो उसी दिशा में, उसी जगह पर जहां से आवाज जनरेट हुई है, जिस जगह से आवाज निकली है उसी जगह पर निशाना लग जाएगा, इसे बोलते हैं शब्द भेदी बाण। मोहम्मद गोरी बोलता है तो ठीक है। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के सामने एक पुतला रखता है और उस पुतले के पीछे, उस पुतले में एक पत्थर मारता है। जैसे ही वो पत्थर जाकर उस पुतले से टकराता है तो मोहम्मद गोरी से कहते हैं कि जहां पर ये है पत्थर, जहां पर लगा है वहां पर निशान लगाओ। उस समय पर पृथ्वीराज चौहान अपने धनुष और कमान उठाते हैं, तीर कमान। पृथ्वीराज चौहान चंद्रबरदाई से बोलते हैं कि निशाना छोड़, तू ये बता सुल्तान कहां है, सुल्तान। तब चंद्रबरदाई बोलते हैं कि 4 बास 24 गज, 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। मतलब 4 बांस की दूरी, 4 बांस और 4 गज की दूरी, अंगुल अष्ट प्रमाण मतलब 8 अंगुल ऊपर, ता ऊपर सुल्तान है मतलब उसके ऊपर सुल्तान बैठा है। और पृथ्वीराज चौहान शासन को छेदते हुए कहां चला जाता है, बाहर। 1206 में उसी के पश्चात पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, क्योंकि मित्र अगर हम नहीं मरेंगे तो ये सेनापति और इसकी सेना हमें क्या कर देगी, हमें और प्रताड़ना देगी। उससे अच्छा है कि हम अपनी वीर गति को प्राप्त हो जाएं। ये तो थी पृथ्वीराज चौहान संयोगिता जयचंद्र की बात। अब हम बात कर रहे हैं मोहम्मद गोरी की बात। 1194 में जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने भारत में क्या किया। चले 1194 में कौन सा युद्ध हुआ, चंदावर का। उसके बाद मोहम्मद गोरी दिल्ली गद्दी पर बैठ गया। उसके बाद उसने कुछ किया होगा कि नहीं किया होगा, कुछ तो किया होगा। चलिए तो अब हम चलते हैं कि मोहम्मद गोरी 1194 में कौन सी गद्दी पर बैठ जाता है, दिल्ली की गद्दी। किस गद्दी पर बैठ जाता है, 1194 में मोहम्मद गोरी कौन सी गद्दी पर बैठ जाता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। अब एक बात सुनिए, मोहम्मद जो गोरी है इसका एक गुलाम है, मोहम्मद गोरी का गुलाम है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने खरीदा था, ये गुलाम था, और इसी से अपनी बेटी की क्या कर दी थी, शादी। तो ये इनका कौन भी हुआ, दामाद। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम भी था और दामाद भी था, किसका, मोहम्मद गोरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली पर जब शासन हो जाता है मोहम्मद गोरी का, तो 1203 के आसपास, 1203 के आसपास चंदेल वंश के शासक, चंदेल वंश के शासक जिनका नाम था परमर्दी देव, ये सब पढ़ा चुका हूं प्राचीन भारत में, ठीक है। परमर्दी देव के ऊपर अटैक करते हैं और परमर्दी देव उसमें हार जाते हैं। अब भाई जो मुख्य योद्धा था वो तो जा चुका, अब जो छोटे राजा थे वो तो सब हारने के ही, ठीक। तो अब इसके बाद 1206 में मोहम्मद गौरी आखिरी अटैक करता है किसके ऊपर, खोखरों के ऊपर। तो खोखरों के ऊपर अटैक करने के बाद कहां चला जाता है, गजनी। कहां चला जाता है,
गजनी, और जहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। और किस प्रकार होती है वो भी मैं आपको बता चुका, समझ गए। अब 1206 में गद्दी पर कौन बैठेगा? तो गद्दी पर बैठने के लिए मोहम्मद गौरी के कितने गुलाम थे? 4। एक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। एक कौन था मेरे भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। एक कौन था? यालदोज। एक कौन था? कोबाचा। एक कौन था? कोबाचा। और एक कौन था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी। कितने गुलाम थे इनके? 4। तो मोहम्मद गौरी गद्दी पर बिठाल देते हैं किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कहां की गद्दी पर? दिल्ली और अजमेर और लाहौर वाले क्षेत्र पर। ये दिल्ली, अजमेर और लाहौर, इस क्षेत्र पर कौन शासन करेगा भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक यहां शासन करेगा। ठीक। अब ये जो यालदोज है, यालदोज, ये कहां पर रहेगा? ये तो वही वहां रहेगा, सिंध वाले प्रांत में, पाकिस्तान। सिंध वाले प्रांत में कौन रहेगा? यालदोज, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। कोबाचा, कोबाचा कहां रहेगा? ये गुजरात वाले क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? गुजरात। और ये था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी यहां पर, बंगाल देखा है? बंगाल। बंगाल के बाद और क्या देखा है आपने? उड़ीसा। बंगाल के बाद और क्या देखा है आपने? उड़ीसा। तो बंगाल और उड़ीसा, ये अच्छे से बना देता हूं, ये लीजिए, ठीक है। तो बंगाल, ये पूरा क्षेत्र बंगाल, बंगाल के बाद ही उड़ीसा। इस क्षेत्र पर कौन आ जाता है? बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी यहीं पर जो साम्राज्य होता है, लक्ष्मण सेन वहां के राजा होते हैं, और लक्ष्मण सेन की सेना में भेष बदलकर बख्तियार खिलजी जाता है और आक्रमण कर देता है, लक्ष्मण सेन को हरा देता है। और लक्ष्मण सेन को हराने के बाद यहाँ के जो विश्वविद्यालय होते हैं, नालंदा और विक्रमशिला, कौन कौन से? नालंदा और विक्रमशिला, इनको ध्वस्त कर देता है। इतिहास में पूछा जाता है नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय रहे, इनको ध्वस्त करने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज, कोबाचा और, हाँ, मैंने आपको क्या बता दिया? यालदोज। यालदोज को मैंने सिंध बता दिया है। ये यालदोज सिंध में नहीं था, ये कहां रहा? गजनी में, ठीक है, गजनी। कुतुबुद्दीन ऐबक का तो बता दिया मैंने, दिल्ली और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, ठीक है। यालदोज, यालदोज कहां पर? गजनी। कोबाचा कहां पर? गुजरात वाले क्षेत्र में। और बख्तियार खिलजी बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्र में। नालंदा और विक्रमशिला को ध्वस्त किया इसने। अब यहाँ पर सभी विश्वविद्यालयों के बारे में भी समझ लेते हैं जल्दी जल्दी कि भाई विश्वविद्यालय क्या चीज है। देखिए, विश्वविद्यालय में अगर हम बात करें विश्वविद्यालय, तो सबसे पहले विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए मिलेगा तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां पर है? ये वर्तमान पाकिस्तान में है। कहां पर है? वर्तमान पाकिस्तान के कौन से क्षेत्र में है? सिंध वाले क्षेत्र में, ठीक है। तक्षशिला ये पूरी दुनिया का, विश्व का, पूरी दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय हुआ। पूरी दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय, पूरी दुनिया में सबसे पहले भारत में विश्वविद्यालय आए थे, सुन लीजिए मेरे भाई, यहां पर। और ये कब बना? 700 से 800 ईसा पूर्व बना। 700 से 800 ईसा पूर्व बना। और ध्यान रखिएगा, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1980 में इसको शामिल किया गया है। इसके बारे में एक बात और ध्यान से रखिए कि यह उस समय ग्रांड ट्रंक रोड, किसने निर्माण कराया था? ग्रांड ट्रंक रोड का शेरशाह सूरी रोड पर स्थित है। कौन से? ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी। तो ये ग्रांड ट्रंक रोड बाद में बना, लेकिन यहीं से होते हुए बना था, ध्यान रखिएगा। शेरशाह सूरी बाद में आएगा। शेरशाह सूरी जिसने क्या बोलते हैं, हुमायूं को बहुत परेशान किया। बात समझ में आ रही है? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां पर है? पाकिस्तान। अच्छा, ये प्रमुख फेमस क्यों है? क्योंकि आपने चंद्रगुप्त का नाम सुना है, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके गुरु का नाम क्या था? कौटिल्य। आपने पाणिनि का नाम सुना है, पाणिनि, अष्टाध्यायी लिखी है जिन्होंने। और आपने प्रसेनजित का भी नाम सुना है, प्रसेनजित। ये सभी ने कहां से शिक्षा प्राप्त की थी? तक्षशिला। तो ये दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था, लेकिन भारत का पहला विश्वविद्यालय नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी कहां चला गया है? पाकिस्तान, ठीक है। चलिए, अब तक्षशिला के बाद हम बात करेंगे कौन से की? विक्रमशिला। कौन से विश्वविद्यालय की? विक्रमशिला से पहले हम बात करेंगे नालंदा। किसकी बात करेंगे? नालंदा। 483 ईस्वी में कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की। किसने? कुमारगुप्त ने। और ये कहां पर पड़ता है? बिहार में। कहां पर पड़ता है? बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर पड़ता है? किसने स्थापना करी? इसके बाद एक और विश्वविद्यालय है विक्रमशिला। याद रखना, ये भारत का पहला विश्वविद्यालय है, पुराना, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तक्षशिला तो पाकिस्तान का हो गया अब, क्योंकि पाकिस्तान में है वो। इसके बाद कौन आएगा? विक्रमशिला। कौन आएगा?
विक्रमशिला। इसकी स्थापना करी पाल वंश के संस्थापक आनंद पाल। कौन ने? सॉरी, गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल। अरे पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल। तो कुछ लोग कहते हैं गोपाल ने स्थापना करी इसकी, कुछ लोग कहते हैं धर्मपाल ने स्थापना करी। किसने स्थापना करी? धर्मपाल। ठीक है, तो गोपाल की जगह कुछ कहीं कहीं क्या सुनने को मिलेगा? धर्मपाल। ठीक है, तो आपको राइट आंसर देना है। धर्मपाल भी दे सकते हैं, गोपाल भी दे सकते हैं, दोनों ऑप्शन में रहे तो क्या देंगे? धर्मपाल। ठीक है, विक्रमशिला की स्थापना। विक्रमशिला के बाद एक और विश्वविद्यालय पड़ता है जिसको हम कहते हैं वल्लभी, और वल्लभी कहां पर है? गुजरात। और ये किस धर्म से संबंधित था? ये बौद्ध धर्म से संबंधित। यहां पर चीनी यात्री आया था जिसका नाम क्या था? इत सिंह। यहां पर कौन सा यात्री आया था? चीनी यात्री। इसका नाम क्या था? इत सिंह। अब हम भारत की गद्दी पर किसे बिठा चुके हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कल से चालू करेंगे, गुलाम वंश चालू होगा। कौन सा वंश चालू हुआ? गुलाम वंश। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।